तो हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना अंकुश सर। आई होप यू आर बेस्ट। और हाँ, यदि आप बेस्ट हैं तो आज आपकी जो तैयारी मेरे साथ होने वाली है वो वाकई में बेस्ट होने वाली है। तो स्वागत है आप सभी का आपके बेस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म साइंस वाले अंकुश भैया यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, मेरा नाम है अंकुश त्रिपाठी और मैं आपको पढ़ाता हूं बायोलॉजी। कहां पर? यहां पर साइंस के बारे में भी हम चर्चाएं करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत बेहतरीन है। वो है भैया न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जी हाँ, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। समझ रहे हैं आप ना? अच्छा, नहीं समझाते हैं। न्यूरल मतलब होता है तंत्रिकीय। क्या होता है? तंत्रिकीय। न्यूरल मतलब होता है तंत्रिकीय। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। एंड माने और, एंड का मतलब और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। समन्वय। जी, नियंत्रण, तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब टॉपिक है। आज इस पूरे के पूरे टॉपिक का करेंगे इस वीडियो में पर्दाफाश। जी हाँ, लेकिन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझने से पहले मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा। वो है उद्दीपन, स्टिमुलस। उद्दीपन क्या होता है? वह पर्यावरणीय परिवर्तन जिनके प्रति जीवधारी प्रतिक्रिया करते हैं। थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही होंगी डिफिनेशन से। नहीं आ रही तो मैं समझाने वाला हूं आपको एक बहुत प्यारे से एग्जाम्पल के साथ। जी हाँ, मेन कॉन्सेप्ट और उद्दीपन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पर्दाफाश। जी समझिए। अब देखिए, होता यह है कि उद्दीपन एक प्रकार का संकेत होता है। उद्दीपन एक प्रकार का क्या होता है? संकेत होता है। जैसे संकेत का मतलब बाहर गर्मी है, तो बाहर गर्मी है तो हमने क्या किया? हमने एसी चला ली, हमने फैन चला लिया, हमने कूलर चला लिया। कहने का मतलब जो बाहर गर्मी है उस गर्मी का संकेत जो मिला हमारे शरीर को, बाहर या हमारे शरीर के अंदर कोई क्रिया या हमारे शरीर के बाहर कोई क्रिया, बोला ना पर्यावरणीय, तो हमारे शरीर के बाहर कोई क्रिया, अब अंदर भी है, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के बाहर यदि कोई क्रिया हो रही है तो उस क्रिया का जो संकेत देता है वही कहलाता है आपका क्या? उद्दीपन। तो वह पर्यावरणीय परिवर्तन जिनके प्रति जीवधारी प्रतिक्रिया करते हैं। अब बाहर से हमको संकेत मिला कि गर्मी लग रही है, और इन चीजों का जो बाहर संकेत मिला गर्मी लगने का, इसका जो संकेत है वो हमारे कार्यकारी अंगों के पास पहुंचा। संवेदी अंग, संवेदी अंगों के बाद कार्यकारी अंगों से होते हुए सीधे पहुंच गया हमारे शरीर के कंट्रोलर के पास। कहां पास? कंट्रोलर के पास, नियंत्रण के पास। अब कंट्रोलर क्या करता है? कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल, कंट्रोल का एकमात्र कॉन्सेप्ट होता है और बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है, कंट्रोलर आदेश देता है। कंट्रोलर क्या करते हैं? आदेश देता है, बोलता है भैया गर्मी लग रही है ना, तो पंखा चलाए लो, एसी चलाए लो, है ना। अब क्या होता है कि कंट्रोल जो होता है, वो कंट्रोलर जो होता है वो आदेश देने का काम करता है। अब इसके पश्चात जैसे ही हमको आदेश हुआ वैसे ही क्या हुआ? हमारे कार्यकारी अंगों ने क्या किया? एसी चलाने के लिए, फैन चलाने के लिए बटन को ऑन करने पहुंच गए। लेकिन एक बात समझिए, समन्वय क्या होता है? कोऑर्डिनेशन क्या होता है? समन्वय क्या होता है? कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ये जो हमारे शरीर में उद्दीपन की प्रक्रिया हो रही है, कंट्रोल की प्रक्रिया हो रही है, यानी नियंत्रण की प्रक्रिया हो रही है, तो इन चीजों में कार्यकारी अंग कोई एक नहीं कार्य करता। कार्यकारी अंग कोई एक नहीं कार्य करता। जैसे समझिए, हमारे सामने बहुत प्यारा प्यारा सा भोजन रखा हुआ है, बड़ा स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है। अब उस खाने का संदेश मिला, अर्थात क्या हुआ? उद्दीपन। क्या हुआ? उद्दीपन। ये संदेश तुरंत पहुंचा कार्यकारी अंगों द्वारा हमारे ब्रेन के पास, यानी कंट्रोलर। कंट्रोलर ने क्या किया? आदेश दिया। कंट्रोलर ने आदेश दिया, कार्यकारी अंगों ने क्या किया?
कार्य किया, लेकिन कंट्रोलर ने आदेश क्या दिया, हमें क्या दिखा था, स्वादिष्ट भोजन, संकेत हमें मिला, कार्यकारी अंगों ने संकेत पहुंचाया कंट्रोलर के पास, अब कंट्रोलर ने हमें आदेश दिया कि भैया खाओ और पचाओ। किसको आदेश दिया, कार्यकारी अंगों को। अब कार्यकारी अंग क्या कर रहे हैं, कार्यकारी अंग खा रहे हैं, हाथ ने क्या किया, आदेश मिल गया ना कि खाओ और पचाओ। संकेत क्या मिला था, उद्दीपन के माध्यम से संकेत मिला, संकेत मिलने की क्रिया उद्दीपन हो गई। कार्यकारी अंगों के माध्यम से ब्रेन के पास संकेत पहुंच गया, ब्रेन ने आदेश दे दिया, यानी कंट्रोल आदेश क्या दिया, खाओ और पचाओ। अब क्या हुआ, हमारे कार्यकारी अंग खाते हैं बड़े प्यार से और उसको पचाते भी हैं बहुत प्यार से, लेकिन खाना खाने और पचाने के बीच में कई सारे अंग कार्य करते हैं, कोई एक नहीं कार्य करता। हमारा आमाशय कार्य करता है, छोटी आंत कार्य करती है, बड़ी आंत कार्य करती है, हमारी फायरिंग्स काम करती है, हमारी बक्कल कैविटी काम करती है, इसमें जीभ होती है, लार ग्रंथियां होती हैं, ऐसे दांत होते हैं। तो कई सारे जो अंग है वो मिल करके कार्य करते हैं, लेकिन जो मिल करके काम करना है यही है क्या, समन्वय। समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, तालमेल। तो सभी अंगों का आपस में तालमेल स्थापित करना, एक काम करने के लिए जिस काम को आदेशित किया है हमारे कंट्रोलर ने और संकेतित किया है हमारे उद्दीपन ने, उस कार्य को कार्यकारी अंगों द्वारा जो कार्य हो रहा है उसका समन्वय स्थापित करने का, उसका जो है तालमेल बनाने का कार्य समन्वय का होता है, कोऑर्डिनेशन को होता है। तो मुझे लगता होगा कि आपको कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और आपका स्टिमुलस यानी उद्दीपन, इन चीजों के बारे में आप समझ गए होंगे। बाकी डिफिनीशंस, वह पर्यावरणीय परिवर्तन जिनके प्रति जीवधारी प्रतिक्रिया करता है, उद्दीपन कहलाता है, एग्जाम्पल यानी संकेत देना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का सिंपल सा मतलब है तालमेल स्थापित करना यानी समन्वय बनाना। कंट्रोल का मतलब है आदेश देना, ठीक है। लेकिन एक बात समझिए, ये समझिए कि जो कंट्रोल होता है, इस कंट्रोलर को काम करने के लिए दो सिस्टम काम करते हैं। यानी जो कंट्रोलर होता है, कंट्रोल दो सिस्टमों द्वारा कंट्रोल होता है। दो सिस्टम कौन कौन से हैं, बगैर सिस्टम के कोई काम नहीं होता। देखियो भैया, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं तो सिस्टम से, आप पढ़ भी रही हो तो सिस्टम से पढ़ रहे हो, आप सभी आप सब पढ़ रहे हो तो सिस्टम से पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो सिस्टम से पढ़ा रहा हूं। हर दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो बगैर सिस्टम के हो, सारा काम सिस्टम से ही होता है। तो वैसे ही यहां पर भी सिस्टम से ही काम हो रहा है। जो कंट्रोल है वो दो सिस्टम से कार्य होता है कंट्रोल का। एक तो होता है मानव तंत्रिका तंत्र, सिस्टम आ गया ना, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। एक होता है आपका अंतःस्रावी तंत्र, लेकिन भैया अंतःस्रावी तंत्र को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवल और केवल ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में। जी हां, समझिए, मानव तंत्रिका तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जी हां, एक एक करके डिस्कस करते हैं बहुत डीपली तरीके से। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हमारा मस्तिष्क आता है और हमारी मेरु रज्जु आती है। जी हां, हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग है क्या, मस्तिष्क। इसके बारे में आपको बताता हूं, समझिए। मस्तिष्क भी तीन भाग में डिवाइड है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। बात करें यदि अग्र मस्तिष्क की, तो अग्र मस्तिष्क का जो भाग होता है पहला, वो होता है प्रामस्तिष्क, इसका दूसरा नाम है सेरिब्रम। हाँ, ब्रेन का सबसे अधिकतम भाग यही होता है और इसका काम समझिए बहुत शानदार, बहुत लाजवाब काम होता है। प्रामस्तिष्क का अर्थात सेरिब्रम का काम होता है याददाश्त क्षमता, जिज्ञासाएं उत्पन्न करना, स्मरण क्षमता। जैसे मान लीजिए कि हम कहां, जैसे मान लीजिए जिसकी स्मरण क्षमता कमजोर होती है, जिसकी याददाश्त क्षमता कमजोर होती है, उसका क्या कमजोर होगा,
सेरिब्रम। लेकिन जिसकी याददाश्त क्षमता अच्छी होती है उसका क्या अच्छा होगा? सेरिब्रम। कहने का मतलब है एक क्लास में पढ़ने वाले कई सारे लड़के होते हैं, लेकिन कुछ टॉप करते हैं, कुछ वीक हो जाते हैं। तो कुछ लड़के होते हैं एक बार पढ़ते हैं पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाता है, कुछ होते हैं 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, 4 बार पढ़ते हैं, 5 बार पढ़ते हैं, कुछ होते हैं पढ़ते ही रहते हैं, आता भी नहीं है। कहने का मतलब ये है यदि हम कहीं बाजार में जा रहे हैं, हमारे सामने से कोई आ गया तो हम उनको देखते हैं, बोलते हैं हाँ अरे हमने आपको कहीं देखा था, आप पापा तो नहीं। ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति किसी को हमने बहुत दिन पहले देखा हो, अब दोबारा देख रहे हो तो लगता है आपको कहीं हमने देखा है, याद नहीं आ रहा। तो यानी स्मरण क्षमता तेज होनी है, धीमी होनी है, कुल मिलाकर के याददाश्त क्षमता की पूरी कैपेबिलिटी इसके अंदर होती है प्रामस्तिष्क सेरिब्रम। याददाश्त क्षमता, जिज्ञासा, इन सभी का कार्य हमारा अग्र मस्तिष्क का पहला भाग सेरिब्रम करता है। दूसरा भाग डाइएन्सिफेलान में डिवाइड होता है। डाइएन्सिफेलान के 2 भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हमारे शरीर के बाहरी क्रियाओं का नियंत्रण, बाहर कोई पिन चुभ गई, बाहर से गर्मी लग रही है, बाहर से ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है हमने एसी चला ली, ठंडी लग रही है हमने रजाई से अपने आप को ढक लिया, तो बाहरी क्रियाओं का आभास कराता है थैलेमस, लेकिन हमारे शरीर की आंतरिक क्रियाओं का आभास कराता है हाइपोथैलेमस। बाहरी क्रियाओं का आभास कराएगा थैलेमस, आंतरिक क्रियाओं का आभास कराएगा हाइपोथैलेमस। आंतरिक क्रियाओं का मतलब यह है जैसे भूख लगना, प्यास लगना, प्यार करना, घृणा करना, इन सारी चीजों का जो कंट्रोलर होता है वो आपका हाइपोथैलेमस होता है। क्लियर है? पक्का? अब मध्य मस्तिष्क आ जाइए। मध्य मस्तिष्क भी 2 भागों में डिवाइड है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन और सेरिब्रल पेंटिकल। जी हाँ, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन और सेरिब्रल पेंटिकल। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन क्या करता है? इसका मेन प्रमुख कार्य होता है देखने और सुनने का। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप की जो आंख है उस पर, उसकी रेटिना पर मेरा प्रतिबिंब बन रहा है और वो प्रतिबिंब सीधे कार्पोरा के पास पहुंच रहा है, और जो कार्पोरा है वो कार्पोरा क्या कर रही है? कार्पोरा तुरंत ही इस इमेज को प्रामस्तिष्क को देती है। प्रामस्तिष्क बोलता है कि हाँ भैया अंकुश सर हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय को पढ़ा रहे हैं। जी ऐसा ही होता है हमारे ब्रेन के अंदर। अब आइए सेरिब्रल पेंटिकल। सेरिब्रल पेंटिकल क्या काम करता है? ये भैया एक तरीके से कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने को। किसको किसको जोड़ करके रखता है? हमारे मस्तिष्क को और हमारे मेरुरज्जु को। हमारे मस्तिष्क और हमारे मेरुरज्जु को जोड़ करके रखता है कौन? सेरिब्रल पेंटिकल। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ करके रखता है। क्लियर है? अब आ जाइए पश्च मस्तिष्क। इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। याद रखिए सेरिबेलम का काम होता है बैलेंस बनाना। क्या होता है? बैलेंस बनाना। जैसे एक छोटा बच्चा है तो पहले वो सीखता है कैसे हमको चलना है। यदि आपको बोल दिया जाए कि भैया तुम रस्सी पे चलो, तो आपका सेरिबेलम बोलेगा, आपका सेरिबेलम बोलेगा कि भैया हमका तुम रस्सी पे चलना नहीं सिखाए हो तो हम कैसे चल लें। तो कुल मिलाकर के सेरिबेलम को पहले सिखाना पड़ता है कि बैलेंस कैसे बनेगा। उसको आप सिखा दीजिए बैलेंस कैसे बनेगा, वो सीख जाएगा, फिर वो अपना बैलेंस बनाता रहेगा। छोटा बच्चा होता है वो चल नहीं पाता, क्यों? क्योंकि उसका सेरिबेलम जानता नहीं है कि बैलेंस हमको कैसे बनाना है। तो सेरिबेलम का पूरा काम होता है बैलेंस बनाने का। जब कोई व्यक्ति अल्कोहल पान कर लेता है तो वो क्या होता है? बड़ी मस्ती में झूमता हुआ चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सेरिबेलम थोड़ा सा कमजोर होता है, थोड़ा सा डाउन हो जाता है अल्कोहल की वजह से, तो वो बढ़िया झूमता हुआ झूम बराबर झूम शराबी के तरीके चला जाता है। तो सेरिबेलम का मतलब है हमारे शरीर का बैलेंस बनाने वाला सेरिबेलम होता है। पश्च मस्तिष्क का दूसरा जो भाग है वह है मस्तिष्क पुच्छ, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। हाँ, मेड्यूला ऑब्लांगेटा क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर होने वाली उपापचयी क्रियाओं का, हमारे शरीर के अंदर होने वाली उपापचयी क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण करता है। उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे हमारे शरीर के अंदर भोजन पच रहा है, सांस ली जा रही है, तो इन
इन सभी क्रियाओं को चलाने के लिए हमारे शरीर में जितने भी जैव प्रक्रम हो रहे हैं, इन सभी जैव प्रक्रम में क्या होती हैं कि कई सारी क्रियाएं होती हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं। इन उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला ही होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। जी, अब आ जाइए पश्च मस्तिष्क के अंतिम भाग पोन्स में। पोन्स क्या होता है? हमें कब तक हमें जगना है, हमें सोना है। अब आप जगते रहिए। अब जब आपको सोना होगा, यानी कब तक जगना है, कब तक सोना है, कब जगना है, कब सोना है, इन सारी चीजों का नियंत्रण पोन्स करता है। इसके साथ साथ श्वसन नियमन में भी पोन्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सांस लेना, श्वसन और श्वासन, ये अगले वीडियो, ये जो है जब आप बोलेंगे तब बता दिया जाएगा। तो नेक्स्ट जब हम वीडियो अपलोड करेंगे श्वसन के बारे में, उसमें समझेंगे। तो अब आ जाइए, हाँ, ब्रेन आपको समझ में आ गया होगा। अब ब्रेन के बाद हम दूसरा टॉपिक चलेंगे, वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। जी हाँ, मेरु रज्जु। आप समझिए, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। देखिए, मेरु रज्जु क्या होती है? मेरु रज्जु जो होती है वो एक कॉन्सेप्ट को समझिए मेरे। जैसे जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क के अब्सेंस में, मस्तिष्क के अब्सेंस में जो कार्य करता है वो मेरु रज्जु होता है। जैसे प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री यदि वहां पे अनुपस्थित है तो प्रधानमंत्री के बराबर का काम उप प्रधानमंत्री कर सकते हैं। वैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तो वैसे ही ये मस्तिष्क है और ये भाई साहब उप मस्तिष्क हैं। जी हाँ, तो हम उप मस्तिष्क के बारे में समझते हैं, जिनको हम मेरु रज्जु बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। लंबी बेलनाकार मस्तिष्क के निचले भाग, रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित संरचना मेरु रज्जु कहलाती है। नहीं समझ में आया? समझाते हैं आपको। आपका जो ब्रेन है, उस ब्रेन के नीचे आपकी जो रीढ़ की हड्डियां हैं, रीढ़ की हड्डियां, कितनी रीढ़ की हड्डियां हैं? आप वयस्क हैं, और एक वयस्क में रीढ़ की हड्डियों की संख्या होती है 26, लेकिन एक जो शिशु होता है उसमें रीढ़ की हड्डियों की संख्या होती है 30 से 33 के मध्य में होती है। कई बुक्स में 30 लिखा है, कई बुक्स में भैया 33 लिखा है। ठीक है, तो बाद में जब हम वयस्क होते हैं तो हड्डियां कुछ फ्यूज हो जाती हैं, तब 26 हो जाती हैं। तो 26 रीढ़ की हड्डियों के बीच से एक ठोस धागा निकलता है, वही ठोस धागा ही मेरु रज्जु कहलाता है, स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है, उप मस्तिष्क कहलाता है। इसके भाग की बात करें तो धूसर द्रव्य और श्वेत द्रव्य में डिवाइड होता है। धूसर द्रव्य का कार्य होता है प्रतिवर्त क्रियाओं का केंद्र है। प्रतिवर्त क्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी क्रियाएं जो बहुत ही शीघ्र होती हैं, तत्काल होती हैं, तुरंत होती हैं, प्रतिवर्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप बैठे हैं, अचानक पीछे से आपके ऊपर किसी ने गर्म पानी डाल दिया, भले ही धोखे से ही डाला हो, तो तुरंत आप क्रिया करेंगे, तत्काल उठेंगे। तो ये जो तत्काल होने वाली क्रियाएं होती, पिन किसी ने चुभा दिया तो तुरंत आप आंख को हटाएंगे। तो तत्काल होने वाली जो क्रियाओं का नियंत्रक होता है वो मेरु रज्जु का धूसर द्रव्य भाग करता है। तत्काल होने वाली क्रियाओं को ही प्रतिवर्त क्रियाएं कहते हैं। अब श्वेत द्रव्य मस्तिष्क व शरीर के बीच संदेशों का संवहन, जी हाँ, दिमाग और आपका शरीर, इन दोनों के बीच में संदेशों का संवहन ही क्या करता है? आपका श्वेत द्रव्य करता है। कार्य देखिए, अभी मैंने बताया भी, फिर से बता दे रहा हूं, लिखा भी है मैंने, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। आप चाहेंगे तो बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो प्रतिवर्त क्रियाओं का नियंत्रण, अभी मैंने बताया आपको, प्रतिवर्त क्रियाएं जो तत्काल क्रियाएं होती हैं प्रतिवर्त क्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद दूसरा कार्य है संवेदी आवेगों को शरीर से मस्तिष्क तक पहुंचाना व प्रेरक आवेगों को मस्तिष्क से शरीर तक पहुंचाना। कहने का मतलब यह है कि संवेदी आवेग, मैं बोलूं तो मेरी जो त्वचा है वो संवेदी अंग है। तो त्वचा से शरीर, मतलब जो हमारी त्वचा है उस त्वचा से मस्तिष्क तक संदेशों को ले जाना, और मस्तिष्क से फिर त्वचा तक संदेशों को लाने में जो क्या करता है? वहन का काम करता है, संवहन का काम करता है, या पहुंचाने का काम करता है, वही आपका मेरु रज्जु होता है। अब आ जाइए आगे।
हाँ, हमने यहां पे अपना खत्म कर लिया मानव तंत्रिका तंत्र का पहला भाग, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जी हां, अब हम डिस्कस करेंगे मानव तंत्रिका तंत्र के दूसरे भाग, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। जी हां, परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत दो भाग होते हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र के बारे में पहले समझते हैं। कायिक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के अंदर होने वाली या मेरे शरीर में होने वाली जितनी भी मेरे शरीर में होने वाली जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, उन सभी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रक कौन होता है? कायिक तंत्रिका तंत्र होता है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रक होता है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रक, ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब यह है, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, अब मुझे क्या करना है? मुझे 1 रन लेना है, मुझे 6 रन लगाने हैं, मुझे 4 रन लगाने हैं। तो वही चीजें हैं, मतलब कुल मिलाकर के अपनी इच्छा अनुसार फुटबॉल खेलते हैं तो किक मारना है कि नहीं मारना है, खड़े रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो अपनी इच्छा अनुसार यदि कुछ कार्य करना है, वही होती है हमारी ऐच्छिक क्रियाएं। और ऐसी क्रियाओं का नियंत्रक जो होता है वो कायिक तंत्रिका तंत्र होता है। वही लिखा है, अस्थि पेशियों को सीएनएस से जोड़ता है। हाँ, ये भी चीजें हैं, अस्थि पेशियों को सीएनएस से जोड़ता है। जो हमारी अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, उन हड्डी पेशी को क्या करता है? हमारे सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अस्थि पेशियों को हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ता है। ठीक है, यानी हमारे अस्थि पेशियों को जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ता है। अब आ जाइए, बाहरी उत्तेजनाओं को सीएनएस तक ले जाने वाला। बाहरी उत्तेजनाओं का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो है कुछ का फुटबॉल में किक लगानी है या नहीं लगानी, 4 रन लगाने हैं या नहीं लगाने, 6 रन लगाने हैं या नहीं लगाने, 2 रन लेने हैं या नहीं लेने, कि एक ही लेना है। तो ऐसी क्रियाओं ऐसी क्रियाएं जो ऐच्छिक होती हैं, तो वह बाहरी उत्तेजनाओं को कहां तक पहुंचाता है? ब्रेन तक। ब्रेन को, अब ब्रेन भाई बाहर गेंद आ रही है, गेंद को देखा गया, देखने के बाद अब हमारी इच्छा है कि हम इसको 6 मारेंगे। लेकिन अब गेंद को हमने देखा, संदेश ब्रेन के पास पहुंचा, ब्रेन ने आदेश दिया, मैंने बताया ना, संकेत, उद्दीपन, गेंद आ रही है, उद्दीपन हुआ, संकेत मिला, ब्रेन के पास पहुंचा, ब्रेन ने आदेश दिया, कार्यकारी अंगों ने क्या कर दिया? 6 रन लगा दिया। तो वही है, बाहरी उत्तेजनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, सीएनएस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाने का कार्य करता है। अब आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जी हां, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अभी मैंने बताया अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। 2 तरीके का होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। देखिए, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को मैं आपको बहुत बेहतरीन एग्जांपल के साथ बताता हूं। मानिए भाई साहब कि आप रात में 12 बजे अचानक उठते हैं और बाहर निकलते हैं घर के किसी कार्य में, तो अचानक आपको छम छम की आवाज सुनाई देती है और लगता है कि पीछे से एक बड़ी सी परछाई दिखाई दी। अब होता क्या है, पीछे से आप एक बड़ी सी परछाई देखते हैं, छम छम की आवाज सुनाई देती है और बड़े बड़े बाल दिखाई देते हैं, सफेद साड़ी पहनी हुई एक आत्मा दिखाई देती है। तो होता क्या है, आप तत्काल दरवाजा बंद करेंगे, अंदर आ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका जो है पसीना सूख जाएगा, आप एकदम डर जाएंगे। जो बोलते ना, आपका जो है जितना भी सलाइवा है वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, रोटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी क्रियाएं अनुकंपी, कपकपाहट होने लगेगी, तो ऐसी क्रियाएं अनुकंपीय क्रिया कहलाती हैं।
अनुकंपी क्रिया कहलाती हैं। लेकिन आपने दरवाजा बंद कर लिया, घर के अंदर आ गए, काफी लोग घर में बैठे हुए हैं, उनके पास आप पहुंच गए, धीरे धीरे कंट्रोल 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 कंट्रोल, तो क्या हुआ? परानुकंपी क्रिया। अनुकंपी क्रिया के जस्ट अपोजिट होती है परानुकंपी क्रिया। वैसे ही जैसे आप बाजार में चल रहे हैं, अगर किसी ने बोला ए भैया सांप, तो आप तुरंत कहां 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 करने लगते हैं, और बोला मजाक था तो फिर परानुकंपी। अरे तो वही चीजें हैं अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी के अपोजिट होता है क्या? परानुकंपी। ठीक है, वही चीज है। लड़ो या भागो तंत्र भी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को बोलते हैं। ये क्या करता है? ऊर्जा खर्च करता है। घबराहट होगी तो हार्ट बीट बढ़ेगी, रक्त तेजी से बहेगा, रक्त तेजी से बहेगा तो ऊर्जा जल्दी जल्दी बनेगी, और ऊर्जा जल्दी जल्दी बनेगी तो ऊर्जा खर्च भी होगी। तो अब यहां पे क्या होता है? बोला भाई मजाक था, या फिर घर में अंदर आकर के बैठ गए, लोगों के पास बैठे तो हार्ट बीट कम हुई। जब हार्ट बीट धीरे 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 करके कम हुई तो ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट था वो भी धीरे अपना सामान्य मात्रा में आ गया। कितना होता है? 180 बटे 80, सॉरी 120/80 mg होता है। तो अब इसमें इसको क्या बोलते हैं? आराम और पाचन तंत्र भी बोलते हैं इसको। क्या करता है? ऊर्जा संचित करता है, ऊर्जा को संरक्षित कर रखता है। हम घर में आके बैठ गए, अब उसके बाद क्या? वो पानी पी ले, यानी ऊर्जा का फिर संचय करते हैं। पानी पीते हैं या कुछ खा लिए तो ऊर्जा क्या हो रही है? अब संरक्षित हो रही है। क्लियर है? तो हाँ, एक टॉपिक हमारा यहाँ पे रह गया, ये इस बात को आप याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो माइंड होता है, उस हमारे माइंड से, हमारे दिमाग से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, और हमारे रीढ़ की हड्डियों के बीच में मेरुरज्जु जाती है। उस मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो दिमाग से निकलने वाली 12 जोड़ी और मेरुरज्जु से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाएं मिल करके ही परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। इनमें से कुछ तंत्रिकाएं होती हैं जो ऐच्छिक कार्यों का नियंत्रण करती हैं, और कुछ होती हैं जो अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करती हैं। जैसे आप अपने हृदय को बोलो ए भैया धड़को नहीं, तो वो क्या बंद कर देगा? क्या नहीं, वो अपने मन से धड़कता रहेगा। तो ये अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन अगर आपके दिमाग ने बोला भैया पढ़ ले हो, तो आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना, तो इस चीज का डिसाइडमेंट आपकी ऐच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? पक्का? तो अब ये टॉपिक आपका यहां से हुआ खत्म। तो आज के लिए भैया इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप बताइएगा, कमेंट करिएगा कैसा लगा वीडियो, बताइएगा, और इनमें से आगे कौन से टॉपिक आपको चाहिए उसके बारे में बताइएगा। मिलते हैं भैया अगली वीडियो में। भारत माता की जय। धन्यवाद।